हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, जिससे कि हमारे एग्जाम में 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपको जानना है कि कितने नंबर के कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप पिछले साल का पेपर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से, यानी कि हमें पता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में। अब प्रश्न क्या बन सकता है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ा। तो हम सभी जानते हैं कि उस समय भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था, यानी कि ब्रिटेन भी विश्व युद्ध लड़ रहा था। तो आर्मी पे खर्च करने के लिए पैसे तो चाहिए, तो उसने इंडिया पर टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिससे क्या हो गई थी, वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे और उस समय फसलें भी खराब हो गई थी, जिस वजह से खाने की कमी भी आ गई थी। और अगर हम बात करें 1921 की जनगणना की, तो 13 लाख लोग, लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी भूखमरी से और बीमारियों की वजह से। इसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड टॉपिक हमारा आता है सत्याग्रह। 1914 में हमने देख लिया प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी आते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया, जहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में 1906 में अपना पहला सत्याग्रह किया था। रेशियल सिस्टम जो वहां पर चलता था, यानी कि नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जिसके खिलाफ उन्होंने 1906 में अपना पहला सत्याग्रह किया था। इसके बाद भारत आने के बाद उन्होंने 3 अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह किए। कौन कौन सी जगह? सबसे पहला उन्होंने किया 1917 में, कहां पर? चंपारण जो कि है बिहार में, वहां पर उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया, जो कि सफल रहा, यानी कि सक्सेसफुली पूरा हुआ। उसके बाद 1917 में, यानी कि सेम ईयर में ही उन्होंने सेकेंड सत्याग्रह कहां पर किया? खेड़ा जो कि कहां है? गुजरात में है। उसके बाद तीसरा सत्याग्रह 1918 में जो हुआ था अहमदाबाद जो भी कहाँ है? गुजरात में। तीनों ही सत्याग्रह क्या रहे थे? सफल रहे थे, सक्सेस रहे थे। इसके बाद लेकिन अब सत्याग्रह चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, जनता बगावत कर रही है, लेकिन ब्रिटिशर्स भी शांत थोड़ी ना रहने वाले हैं। तो उन्होंने लगाया रोलेट एक्ट, जिसे कि काला कानून भी कहा जाता है। ये कब लगाया उन्होंने? 1919 में। अब आप सोच रहे होंगे कि काला कानून क्या है, इसे क्यों कहा जाता है काला कानून? क्योंकि अगर उन्हें कोई भी क्रांतिकारी दिखता है कि उनके खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठा रहा है, तो वो बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के 2 साल तक उसको जेल में डाल सकते हैं। उसके बाद चाहे केस करे, उस पर कुछ भी करे, लेकिन 2 साल तक तो वो बिना अपील के उसको जेल में डाल सकते हैं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करना हमारा काम है। तो यहाँ पर वापिस से शुरू होता है रोलेट सत्याग्रह। कब शुरू होता है? 6 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह रोलेट एक्ट के खिलाफ शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो रोलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब ये जलियांवाला बाग क्या है? जलियांवाला बाग एक जगह है पंजाब अमृतसर में, जहां पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था और कुछ लोग मेला मनाने वहां पर आए थे। उस समय मार्शल लॉ भी लगा हुआ था और पूरी जो कमांड थी, यानी कि सेना की पूरी कमांड किसके हाथ में थी? जनरल डायर के हाथ में। 13 अप्रैल 1919 की बात है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मेले में कुछ लोग तो मेला मना रहे थे और कुछ लोग ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। लेकिन ये बात जब जनरल डायर को पता चलती है, तो वो वहां पर आता है और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। सारे एग्जिट पॉइंट वो बंद कर देता है, जिसमें कि जो बाहर निकलने के रास्ते थे वो बंद हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहाँ पर हमने समझ लिया 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, खिलाफत। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं खिलाफत, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, तो खिलाफत नाम कहाँ से आया? खिलाफत नाम आया खलीफा से। खलीफा कौन था? खलीफा तुर्की का किंग था, जो कि विश्व युद्ध में हार गया था तुर्की। और खलीफा की जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें भगवान के रूप में अपने गॉड मानते थे अपना। तो
वो हार जाएंगे अगर, तो मुस्लिम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। तो उन्होंने क्या किया, खिलाफत कमेटी बनाई। खिलाफत कमेटी, यहाँ पर आपका प्रश्न आ सकता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं खिलाफत कमेटी उन्होंने बनाई। कब बनाई? 1919 में। इससे भी प्रश्न बन सकता है। और भी हम देखेंगे आपके एक एक नंबर की और भी क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखते रहिए वीडियो बस आप। अब यहाँ पर बात आती है कांग्रेस सेशन की। अब रोलेट जो सत्याग्रह था और जो सत्याग्रह चल रहे थे वो बड़े तो थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि और बड़े लेवल पर सत्याग्रह हो। तो यहाँ पर कांग्रेस सेशन होता है। पहला कांग्रेस सेशन कब होता है? सितंबर 1920 में, जिसमें कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। और उसके बाद सितंबर 1920 के बाद दिसंबर 1920 में ये सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि उसके लिए सभी सहमत हो जाते हैं। तो फिर जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भी बताया है कि ब्रिटिश हमारे ऊपर तभी राज कर पाए हैं जब हमने उनके साथ कोऑपरेट किया, यानी कि हमने उनके साथ सहयोग किया। अगर हम उनके साथ सहयोग ही नहीं करेंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी उद्देश्य से, इसी मकसद से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और उसके बाद यहाँ पर 1922 में होता है चोरा चोरी की घटना। जो चोरा चोरी कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर क्या होता है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन तो हो, लेकिन हिंसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जनता जो थी वो चोरा चोरी इंसिडेंट, यानी कि गोरखपुर में क्या करती है, पुलिस स्टेशन पर आग लगा देती है, हमला कर देती है, जिसमें कि पुलिस लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1922 में। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था ब्रिटेन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। और ये भारत कब आया था? 1928 में। जो संवैधानिक नियम थे उनकी जांच करना और संविधान में कुछ मदद करना, इस उद्देश्य से साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन समस्या क्या थी कि इसमें जितने भी लोग थे, जितने भी सदस्य थे, सारे ही ब्रिटिशर्स थे, कोई भी भारतीय नहीं था। जिस वजह से लोगों ने साइमन गो बैक के नारे से इसका स्वागत किया, यानी कि साइमन तुम चले जाओ ये नारा लोगों ने दिया। इसके बाद शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो होता क्या, इसकी शुरुआत कब होती है? 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी लिखते हैं एक लेटर, लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय था उसको लिखते हैं लेटर, जिसमें कि उनकी 11 डिमांड्स थी, इनकी 11 मांगे थी। लेकिन लॉर्ड इरविन उनको, गांधी जी को हल्के में ले लेता है और उनकी वो मांगे ठुकरा देता है। जिसके बाद गांधी जी शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत में वो क्या करते हैं? दांडी यात्रा, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो वो कब शुरू होती है? यहाँ पर हम लिख देते हैं दांडी मार्च, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, मार्च भी कहा जाता है। और वो शुरू होता है 12 मार्च 1930 को। नमक कानून तोड़ने के लिए ये दांडी मार्च चलाया गया था, जिसकी शुरुआत होती है साबरमती आश्रम से। और उन्हें कहाँ पहुंचना था? दांडी पहुंचना था, जहां पर वो 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं। अब आंदोलन, ये जो असहयोग आंदोलन था और सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इनमें अंतर क्या था? पहली बात कि जो असहयोग आंदोलन था उसमें हम केवल ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं कर रहे थे, यानी कि किसी भी तरह से हम उसका सहयोग नहीं करेंगे। सारे जो टाइटल्स थे उनको वापस कर दिया था, ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई गई थी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में था कि हम उनका सहयोग भी नहीं करेंगे और कानूनों को भी हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर नमक कानून तोड़ा जाता है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की जाती है। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनसे आपके प्रश्न बन सकते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, यहाँ पर कहाँ पर लिखते हैं गाइस? यहाँ पर हम लिख देते हैं गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च
1931 को। गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। उसके बाद पूना पैक्ट जो कि होता है 1932 को, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। अलूरी सीताराम राजू, कुछ व्यक्तियों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि अलूरी सीताराम राजू जो कि गांधी जी की बात तो मानते थे, लेकिन वो उनका ये ऐसा मानना था कि बिना हिंसा के हम आंदोलन को सफल नहीं कर सकते, यानी कि बिना हिंसा के ब्रिटिशर्स मानने वाले नहीं है, जिस वजह से वो ऐसा कहते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है 1924 में। इसके बाद अब्दुल गफ्फर खां जो कि गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे और जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और एक और यहाँ पर बात, गांधी इरविन समझौता था, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके बाद भारत माता की पेंटिंग और जर्मेनिया की पेंटिंग। अब यहाँ पर आप देखिए कि इन सभी आंदोलनों से देशभक्ति की भावना तो लोगों में जाग रही थी, लेकिन साथ ही धर्म कल्चर से भी लोगों के मन में देश के प्रति प्यार जाग रहा था, जैसे कि भारत माता की तस्वीर भी और वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, तो उनसे भी लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्यार उत्पन्न हो रहा था कि नहीं, हमें स्वतंत्रता मतलब कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, इस प्रकार से। तो भारत माता की जो पेंटिंग थी 1905 में भारत माता को चित्रित किया गया था, किसके द्वारा? अभिनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और जर्मेनिया जो कि जर्मन की प्रतीक थी, भारत माता भारत की प्रतीक थी और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की प्रतीक थी। 1848 में इसको बनाया गया था। इनके बारे में भी आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि भारत माता और जर्मनी की छवि में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं भारत माता को एक साध्वी के रूप में दिखाया गया है, शांत, बहुत ही शांत दिखाया गया है। उनके हाथ में तिरंगा या फिर पुस्तक या फिर माला हमें देखने को मिलती है। और वहीं जर्मेनिया एक बहादुर इनकी साहस का प्रतीक उन्हें दिखाया गया है, जिनके हाथ में तलवार है और सिर पे उनके फूलों का मुकुट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना हुई थी 1939 में। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। एक और बात यहाँ पर बचती है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट जो था वो कब लागू हुआ था? 1859 में, जिसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने ये कानून लगा दिया था कि जो भी वहां पर उनके अंडर में किसी फील्ड में किसी प्लांटेशन का काम कर रहे हैं तो वो उस फील्ड को छोड़कर नहीं जा सकते, यानी कि उन्हें एक तरह से उसी में बाउंड कर दिया जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।